Actually, now moving onward, let's look at some MCQs. Let's look at some structures. उन सब की बातें करते हैं आज, कोशिश करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर्स वाला सारा पार्ट हमारा खत्म हो जाए. ठीक है. Okay. Remember, temporary dipoles are the weakest. Permanent dipoles are stronger than temporary dipoles. Permanent dipoles are weaker than hydrogen bonding. Hydrogen bonding is weaker than giant covalent. Giant covalent molecules में कौन सी intermolecular force टूटेगी? Covalent bonds टूटेंगे क्योंकि ये giant है. Ionic and metallic bonding में क्योंकि ये भी giant है तो इसमें भी ionic bonding और metallic bonding तोड़ी जाएगी. ठीक है. So remember this is the order. Temporary dipole सबसे weak. तो जिस चीज में सिर्फ temporary dipoles होंगी उसमें क्या होगा? वो आराम से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम होगा. परमानेंट डायपोल्स वाली का ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उससे ज्यादा होगा, जायंट कोवेलेंट का उससे ज्यादा होगा, आयोनिक मेटालिक बॉन्डिंग का सबसे ज्यादा होगा. ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस ओवर हियर. क्या चीज? मेल्टिंग पॉइंट स्लैश बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. ठीक है. एंड विद दैट लेट्स डिस्कस सम एमसीक्यूज. In which pair does the second substance have a lower boiling point than the first substance? So A, B, C, D को देखें and मुझे ये बताएं किस पेयर में आपको ये लग रहा है कि दूसरे वाले सब्सटेंस का लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा than the first substance? Not sure. Okay. Let's see. Let's discuss एक करके. C2H6 इसमें strongest intermolecular force कौन सी होगी? Temporary dipoles, permanent dipoles, या hydrogen bonding? Which one is going to be the strongest in this? Temporary, because polar नहीं है ये. Carbon and hydrogen have very similar electronegativities. Hydrogen bonding तो वैसे नहीं हो सकती, right? Because hydrogen must be bonded to fluorine, oxygen या nitrogen. So this has temporary dipoles. और इसमें क्योंकि क्लोरीन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बाय द वे इसका स्ट्रक्चर कैसा है? CC and then Cl and there is हाइड्रोजन लाइक दिस. सो पहली बात तो यह है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड ही नहीं है क्लोरीन के साथ, और वैसे भी क्लोरीन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड भी होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. सो दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या एग्जिस्ट करेगा? सिंस क्लोरीन इज D- एंड दिस कैन टेक अ D+ चार्ज, इसमें ज्यादा से ज्यादा कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट होगी इंटरमोलेक्युलर फोर्स? परमानेंट डायपोल होगी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. एंड वी नो दैट परमानेंट डायपोल्स आर स्ट्रॉन्गर देन टेम्पररी डायपोल फोर्सेस. सो इसका मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हायर देन इसका मेल्टिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट बोला हुआ है. So boiling point iska should be higher, iska boiling point should be lesser. So that's how you work out A. Let's look at B. B को अगर देखेंगे तो it's CH3OCH3. That means CHHHOCH3. So the first thing that you see is actually hydrogen is not directly bonded to an oxygen. तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. डोंट जस्ट गो ऑन एंड सी ऑक्सीजन अच्छा ठीक है या फ्लोरीन है या नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. नहीं. सी दैट हाइड्रोजन हैज टू बी बॉन्डेड डायरेक्टली टू एन ऑक्सीजन, सो इट विल नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. क्या इसमें परमानेंट डायपोल्स होंगे CH3 और CH3 में? डू यू थिंक इट विल हैव परमानेंट डायपोल्स? यस. सिंस दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल D-, यहां पे D+, यहां पे D+, तो क्या होगा? तो ये होगा कि all of this will cancel out. So basically it will only have temporary dipoles. ये polar भी नहीं है molecule. So the most strongest one over here is temporary dipoles. C2H5OH, we just discussed this. ये क्या है? Ethanol है. Ethanol, let's just make it over here आगे. Ethanol is like this. CC, then OH, then this and this and this. इसमें कौन सी strongest intermolecular force होगी? It should have hydrogen bonding because hydrogen is directly bonded to oxygen. ठीक है. तो इसमें hydrogen bonding होनी चाहिए. So the most strongest force over here would be hydrogen bonding. And so therefore obviously इसका boiling point higher होगा than इसका boiling point. So therefore A and B both are wrong. Let's see. नियोन और आर्गन, इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? ये भी नोबल गैस है, ये भी नोबल गैस है. इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्स कैसे होगी और फिर फर्दर कैसे देखेंगे उसमें? समझ आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा? आर यू गेटिंग इट? अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो. ठीक है. आई सर होप. एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें. कौन सा वाला?
ये बी और ए दोनों। ओके, आई विल एक्सप्लेन बी एंड ए दोनों, बट फोकस अब आपसे, ठीक है। अब नियॉन एंड आर्गॉन, ठीक है, नियॉन एंड आर्गॉन, लेट्स गो फर्स्ट गो ओवर सी एंड डी एंड देन वी विल सी ए एंड बी। नियॉन एंड आर्गॉन बोथ आर नोबल गैसेस, ठीक है, दे वोंट बी पोलर बिकॉज ये मोनोटॉमिक है। एक नियॉन का एटम है, एक आर्गॉन का एटम है, तो पोलर तो होने से रहे। तो इसमें इसका मतलब है इन दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगी, इन दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट टेम्पररी डायपोल फोर्सेज होंगी, वो दोनों में टेम्पररी डायपोल फोर्सेज स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड हाउ टू कंपेयर किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यू विल सी नाउ by the number of electrons. Neon is, let's just see in the periodic table. Neon is over here, ये रहा, और आर्गॉन ये रहा। आर्गॉन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि आर्गॉन की टेम्पररी डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, ठीक है जी। सो ओवर हियर, एंड इसके क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, सो देयरफॉर इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हायर होगा, क्योंकि इसमें टेम्पररी डायपोल ज्यादा है। एंड क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, राइट। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन टू सी, दोनों में टेम्पररी डायपोल्स हैं, आर्गॉन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इसकी टेम्पररी डायपोल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। लेट्स ऑल्सो लुक एट डी। डी में कैसे देखना है, लेट्स ऑल्सो वंस अगेन ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। C2H6 हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या है, इसमें टेम्पोररी डायपोल्स हैं। And CH3NH2, well, let's draw it a little bit over here. So CH3, and then N, and then H2. Now we can see that hydrogen is directly bonded to a nitrogen, and इस nitrogen पे lone pair भी होगा because ये 3 bonds कर रहा है। So इसमें strongest intermolecular force कौन सी है, इसमें strongest intermolecular force कौन सी होगी, that should be hydrogen bonding. So the hydrogen bonding is going to be the most strongest intermolecular force in this case, and therefore obviously हमें पता है hydrogen bonding is stronger than temporary dipole forces, so इसका boiling point ज्यादा होगा और इसका boiling point कम होगा, that means D is our answer. पहले मुझे ये बताओ कि C and D clear है, so that I explain A and B again. और सब बच्चों को भी क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ओके, अच्छा, A and B once again, C2H6, it has carbon and hydrogen only. We discussed carbon and hydrogen have similar electronegativities. तो ये पोलर तो नहीं हो सकता। अगर ये पोलर नहीं हो सकता, इसका मतलब इसमें मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टेम्पररी डायपोल फोर्सेस, ठीक है। C2H5Cl, C2H5Cl का स्ट्रक्चर ये रहा। C2H5Cl is something like this, ठीक है। Now we know chlorine is much more electronegative than carbon, so therefore chlorine is going to take D minus and carbon is going to take D plus, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, ये पोलर है मॉलिक्यूल, और पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, परमानेंट डायपोल्स मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। डेफिनेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H6। देन सेकेंड वन, CH3O CH3 एंड C2H5OH। CH3O CH3 को अगर जब आप देखोगे, व्हेन आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दैट, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है, इट इज लाइक दिस। इसमें द हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त क्या है, शर्त यह है कि हाइड्रोजन जो है आपका, दैट शुड बी डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन। इसमें हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, इंस्टेड सारे हाइड्रोजन किस पे है, कार्बन पे है, राइट। तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा आप देखते हैं क्या इसमें परमानेंट डायपोल्स होंगे नहीं होंगे, पोलर है ये मॉलिक्यूल, तो पोलर क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल शेप। इसमें ऑक्सीजन D माइनस लेगा, ये D प्लस लेगा, ये D प्लस लेगा, राइट। सो बेसिकली बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल शेप, उसके इस साइड भी D प्लस, उस साइड भी D प्लस, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, these partial charges are going to cancel out and this is going to work out to be not polar. तो इसका मतलब है ये पोलर भी नहीं है, and therefore the strongest intermolecular force will be temporary dipoles, ठीक है। अच्छा, अब हम C2H5OH को डिस्कस करेंगे। So C2H5OH, हाइड्रोजन is directly bonded to oxygen, जिसका मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, सो इट विल हैव डेफिनेटली हैव hydrogen bonding, and we know hydrogen bonding is stronger than temporary dipole forces, so therefore the boiling point of this should be greater than the boiling point of this, so therefore A, B and C all are wrong, ठीक है ना, अब समझ में आया?
जी सर आ गया। Okay. Attempt question number 5. Which compound has the highest melting point? B. Okay. अच्छा, अगर इसमें सवाल ये होता which species has the highest melting point, यानी कंपाउंड नहीं लिखा हो, तो मैं कौन सा कहता? I would have said iodine. क्यों? Because iodine we all know is solid at room temperature. H2O is liquid at room temperature. Right? We all know that. तो iodine उस लिहाज से क्या होता? Highest melting point होता उसका. But the problem is उन्होंने बोला है compound. So the first thing that should come into your mind is, oh, iodine is not a compound. ये क्या है? ये एलिमेंट है. This is a molecule of an element, not a molecule of a compound. ठीक है? अब HCl, NH3 और H2O में डिस्कशन कर लेते हैं. HCl में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्स कौन सी होगी? Which intermolecular force is going to be strongest? Yes, Anamir, correct. परमानेंट डायपोल्स. याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है? फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन. नॉट इवन क्लोरीन. क्लोरीन के साथ भी डायरेक्टली बॉन्डेड है तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. राइट? सो दिस इज गोइंग टू हैव परमानेंट डायपोल्स. ये बस परमानेंट लिख रहा हूं. अमोनिया में वी जस्ट डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया, हमारी स्लाइड का पार्ट है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिकॉज हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू नाइट्रोजन. और H2O में भी हमने डिस्कस किया है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. अब HCl तो होने से रहा क्योंकि इट हैज परमानेंट डायपोल्स. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू डिस्कस A और B में कैसे फर्क करेंगे? तो A और B में फर्क करने का तरीका ये है. क्या फर्क तरीका है फर्क करने का? आई जस्ट शोड यू क्या चीज. लुक एट दिस डायग्राम. पानी जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है पर मॉलिक्यूल बिकॉज उसके पास दो लोन पेयर्स. Ammonia, on the other hand, can only form one hydrogen bond because it has only one lone pair. So, pani can actually form twice the amount of hydrogen bonds than ammonia because उसके पास दो lone pair. So, therefore, क्या होगा? Water is going to have a higher amount of hydrogen bonding. So, therefore, इसका melting point ज़्यादा होना चाहिए. So, let's write this down. Can form two H bonds per molecule. ठीक है. और वो क्यों? टू लोन पेयर्स हैं इसलिए इसके पास. वेयर एज अमोनिया इट हैज ओनली गॉट वन लोन पेयर. ऑल्सो O इज ऑल्सो मोर. ये भी एक कंडीशन है. एक चीज मिसाल ने भी बताई, इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स हैं. उस तरीके से भी देख सकते हो. ऑल्दो आई थिंक ऐसा नहीं होगा. कार्बन ऑक्सीजन कार्बन I don't think ammonia has lesser electrons. I think ammonia has more electrons. अच्छा, तो एक तरीका तो ये है, यू लुक एट कौन कितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है. दूसरा, ऑक्सीजन, सारे हम कह रहे हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा था देन नाइट्रोजन. वी लर्न दिस. फोंकल फोंकल हमें बताता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. तो इसका मतलब है जो पोलैरिटी होगी इन वाटर दैट इज गोइंग टू बी मोर सिग्निफिकेंट देन अमोनिया. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो वे टू थिंक अबाउट दैट. सो वन लोन पेयर कैन ओनली फॉर्म one H bond per molecule. Does everyone understand this MCQ? Ammonia has 10? नहीं, I think. How is that? Oh, sorry, मैंने उसके पानी की गलत निकाल दिया. एक सेकेंड. Let's go to periodic table. इधर गलती हुई है. एक सेकेंड. I must have given the wrong example. अच्छा, ऑक्सीजन के पास actually 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. So oxygen H2O is going to have 8 plus 2 10 and nitrogen going to also have 7 plus 3 10. दोनों में 10 10 है. ठीक है. मैंने गलती कर दी. आई टुक गलती से इसका मास नंबर ले लेता. मुझे याद नहीं था सही तरीके से. मैंने गलती से जल्दी पढ़ा देता तो इसका मास नंबर लेता. सो 8 plus 2 10 and 7 plus 3 10. दोनों के 10 10 है मिसाल. ठीक है. माय मिस्टेक, माय बैड. दैट्स ऑन मी, नॉट ऑन यू. एनी प्रॉब्लम्स? आनंद समझ में आया? माज? जी सर आ गया समझ। ओके. क्वेश्चन नंबर 2. 1 और 2 कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है? 3 को नहीं देखो. 3 इज नॉट, अभी हमने पढ़ा नहीं. हाउ मच टाइम डू आई हैव? एक सेकंड. आप लोगों की क्लास जल्दी खत्म नहीं हो गई? आई डोंट हैव मच टाइम. 1 and 2 both are correct. Water has a higher boiling point than H2S. क्यों? Because water has hydrogen bonding. H2S is not going to have hydrogen bonding.
राइट, सो इट हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये हमने डिस्कस किया, इट इज लेस डेंस बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अच्छा जी। इन विच चेंज आर ओनली टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ओवरकम। तो किस चेंज में सिर्फ टेम्पररी डायपोल फोर्सेस तोड़ी जा रही है, इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा चेंज है जिसमें सिर्फ टेम्पररी डायपोल्स तोड़ी गए हैं? डी। ओके, C2H5OH is becoming C2H5OH गैस, लिक्विड से गैस जा रहा है तो लाजमी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस तोड़ी जा रही होंगी, एंड इसमें कौन सी इंटरमोलेक्युलर फोर्स तोड़ी जा रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ी जा रही है। ठीक है जी। H2O सॉलिड टू लिक्विड वंस अगेन विल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्योंकि आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो इंटरमोलेक्युलर फोर्स तोड़ी जा रही होगी, राइट। सो वंस अगेन इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ी जा रही है। O2 सॉलिड से O2 लिक्विड, which intermolecular force is being broken? Part C. Permanent dipoles, temporary dipoles और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिसाल के अलावा कोई बताए? ऑक्सीजन सॉलिड से अगर मैं ऑक्सीजन लिक्विड लेके जा रहा हूं तो कौन सी इंटरमोलेक्युलर फोर्स तोड़ी जा रही है? इज ऑक्सीजन पोलर? ऑक्सीजन पोलर होता है? नो। व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑक्सीजन अपने साथ ही बॉन्डेड है, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ना ही ये वाला ऑक्सीजन जोर से खींच के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कर सकता है, ना ही वो वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वो वाला ऑक्सीजन जोर से खींच के अपनी तरफ कर सकता है। बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयरफॉर देयर विल बी नो D प्लस D माइनस, सो देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज नॉट पोलर। तो पोलर भी नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी, एविडेंट। सो इट्स नॉट परमानेंट डायपोल्स, इट्स नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कौन सी बन गई आपके पास? यू नो दैट मीन्स कि इसमें टेम्पररी डायपोल फोर्सेस तो लाजमी लाजमी होंगी, और क्योंकि आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप इसको मेल्ट कर रहे हो, इसकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस तोड़ रहे होगे। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यू आर ब्रेकिंग द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, टेम्पररी डायपोल फोर्सेस। इधर यू गाइज आर करेक्ट, द टेम्पररी डायपोल फोर्सेस ही हैं इधर जो विच आर द वंस। बट इधर देखो, आप लिक्विड से सॉलिड जा रहे हो, यू आर नॉट ब्रेकिंग, इंस्टेड यू आर फॉर्मिंग मोर बॉन्ड्स। जब आप चीज को फ्रीज करते हो तो क्या होता है? इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बनती हैं। जब आप चीज को मेल्ट कर रहे हो तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस टूटेंगी। सो ओवर हियर यू आर मेकिंग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। ठीक है, सो इट्स नॉट डी, इट इज सी। कोई प्रॉब्लम इसमें अब? होपफुली नॉट। लेट्स गिव यू अनदर टफ एमसीक्यू। कहां गया वो टफ एमसीक्यू, किधर गया भाई? है, एक सेकेंड, वाज एन एमसीक्यू ओवर हियर, ऐसा तो ना करो। ओके, डू दिस। हाँ जी, क्या लग रहा है? So strong covalent bonds between atoms, permanent dipole-dipole attraction between molecules. Let's see. CH3OH में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, because it's hydrogen directly bonded to oxygen. So this is wrong. इसमें permanent dipole forces नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई है। Al2Cl6. Al2Cl6 is a molecule, ऐसे है। Let's just make the structure for aluminium chloride वापस से for revision. So Cl, 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 aluminium, Cl, Cl, right? So यहाँ बॉन्ड, ये अपना लोन पेयर इस्तेमाल कर रहा है, ये अपना लोन पेयर इसको इस्तेमाल कर रहा है, एंड दिस इज द बॉन्डिंग इन दिस। नाउ वी कैन सी दैट अब एल्यूमिनियम D प्लस बन रहा है, लेकिन उसके अराउंड ये D माइनस, 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 ये D माइनस और ये D प्लस। तो क्या होगा? सिंस दिस इज एक एल्यूमिनियम के अराउंड क्या है, सारी सिमेट्रिकल है, हर तरफ से D माइनस खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा? दिस विल कैंसिल ईच अदर आउट। सो दिस शुड एक्चुअली हैव टेम्पोररी डायपोल फोर्सेस, ये पोलर नहीं है, सो दिस इज नॉट पोलर, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक हो गया? अच्छा, CH2Cl2, CH2Cl2 इसमें क्या है? इसमें क्लोरीन्स हैं, और वो क्लोरीन्स कार्बन के साथ बॉन्डेड हैं, सो इट विल हैव परमानेंट डायपोल्स। ठीक है, सो दिस इज हैविंग परमानेंट डायपोल्स, इसमें परमानेंट डायपोल्स होंगे। CH4
कार्बन हाइड्रोजन वेरी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, तो इसमें भी टेम्पोररी डायपोल फोर्स। ठीक है, सो दिस वाज H बॉन्डिंग, दिस वाज टेम्पोररी, दिस इज परमानेंट एंड दिस इज टेम्पोररी। ठीक है जी। देन Al2Cl6 we discussed, this is temporary, this is permanent, this is temporary, this is high H bond and therefore इधर ही आप देख सकते हो, this is permanent, this is temporary, this is H bond and we know H2O also has H bond. So the correct option shall be option C. बाकी सारे गलत हैं because that is the only one that is according to the statements given above. ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? Any problems understanding it now? मैं आपकी वर्कशीट इसमें क्वेश्चंस भरे हुए हैं ऐसे वाले, there are a lot of intermediate orders questions, so make sure you understand this well in today's class. Okay, which statement explains why iodine is less volatile? अच्छा, volatile का मतलब क्या होता है? volatile का मतलब ये होता है, just take it for now as low melting point / boiling point, बस इसका मतलब ये होता है, मतलब how easy it is to convert into a gas. तो less volatile बोला हुआ है तो उसका मतलब है इसका low melting point या low boiling point. sorry take it as like this, high melting point, boiling point. ठीक है, अभी जो बात लिखी हुई है वो आपको बोल रहे हैं less volatile है, so you're basically looking to explain why it has a high melting point or a boiling point. So why do you think iodine has a high melting point or boiling point than chlorine? Okay, whenever you're talking about melting point and boiling point, किस चीज की बात करोगे? बॉन्ड्स जो तोड़े जा रहे हैं। सिंपल मोलेक्युलर स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे? इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस तोड़ी जाएंगी, राइट? सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट दैट वी विल यूज टू एक्सप्लेन। ठीक है, दिस इज, हाँ ऐसा होगा, दिस माइट बी ट्रू, बट दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनिंग। दिस माइट बी ट्रू, ये सही है, बिल्कुल 110% सही बात लिखी हुई होगी, बट द थिंग इज दिस इज नॉट ट्रू, मतलब सॉरी, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस एक्सप्लेन हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो देयरफॉर ए इज रॉन्ग। जब भी आप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को देख रहे हैं तो क्या बात करोगे? आप बात ये करोगे कि कौन सी इंटरमोलेक्युलर फोर्स तोड़ी जा रही है। आप इंटरमोलेक्युलर फोर्स को तोड़ोगे, देखोगे, या जायंट में उसकी बॉन्डिंग को देखोगे, कौन सी बॉन्डिंग तोड़ी जा रही है, राइट? वी डिस्कस्ड दैट आयोडीन और क्लोरीन दोनों में क्या होंगे? दोनों में टेम्पोररी डायपोल फोर्सेस होंगी। बोथ ऑफ देम शुड हैव टेम्पोररी डायपोल फोर्सेस। सो दैट मींस अब अगर इनको कंपेयर करना है तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करना पड़ेगा, एंड वी नो दैट आयोडीन हैज अ लॉट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन क्लोरीन। सो देयरफॉर आयोडीन इज less volatile than chlorine because of a greater number of electrons that are present in iodine. So this is the correct one. The II bond energy is smaller than the Cl-Cl bond energy. This is not going to help us prove it. ऐसा होगा, this might be true, but the problem is आप जब एक चीज को मेल्ट या बॉइल कर रहे हो तो आप ये बॉन्ड्स नहीं तोड़ रहे. You're not breaking the Cl-Cl bond, you're not breaking the II bond. Instead, what you're breaking is you're breaking this intermolecular force that exists between neighboring molecules. So basically आप ये चीज तोड़ रहे हो and not this thing. You're not breaking the bond over here, instead you're breaking the intermolecular forces. So even if this is correct, हम simple molecular substances में ये देख नहीं रहे. And the last thing, the iodine molecules have stronger permanent dipole forces. This is wrong. Iodine cannot have stronger permanent dipole forces because it is homonuclear diatomic. ठीक है, दोनों सेम ही स्पीशी होंगी तो पोलर तो हो ही नहीं सकती वो स्पीशी. Last part for today, then let's end today's class. Question को पढ़ो and then let me know. The gecko, a small lizard, okay, can climb up a smooth glass window. The gecko has millions of microscopic hairs on its toes and each hair has thousands of pads at its tips. The result is that the molecules in the pads are extremely close to the glass surface on which the gecko is climbing. What is the attraction between the gecko's toe pads and the glass surface? थोड़ा सा weird question है, right? You were like, ये तो नहीं पूछ सकते थे, ये क्या पूछ लिया इन्होंने? So the explanation to this is gecko है, ठीक है? Gecko अगर ग्लास पे चढ़ सकता है या दीवार पे चढ़ सकता है तो उसका मतलब है कोई ना कोई फोर्स है जो बनती होगी that is allowing it to stick to the wall. ठीक है? अब अगर गेको के जो पाँव में एटम्स हैं दे केमिकली बॉन्ड टू द एटम्स इन द वॉल, तो क्या होगा? गेको तो वहीं पे चिपक जाएगा क्योंकि वो तो बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग है ना. वी डिस्कस्ड
दीज बॉन्ड्स आर वे टू स्ट्रॉन्ग। अगर ये कुछ बन गया, इनमें से कुछ बन गया है, तो ये गेको ऐसी अपना उठा के, इट कैन नॉट पुट इट्स फुट एनीवेयर एल्स, ये तो परमानेंटली वहीं पे चिपक जाएगी बेचारी गेको, इट विल जस्ट गेट स्टक टू दैट। सो इट्स मोस्ट प्रॉब्ली नन ऑफ दीज ऑप्शंस, बिकॉज दीज आर टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, राइट, एक कोऑर्डिनेट है, कोवेलेंट है, बोथ आर शेयरिंग, दीज आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अगर ये बन गया तो गेको वहीं पे चिपक गया। आयोनिक बॉन्ड हो गया तो मोस्ट प्रॉब्ली गेको वहीं पे रह जाएगा अपनी सारी जिंदगी। हाँ, वैंडर वाल्स एंड मोस्ट प्रॉब्ली दीज माइट बी टेम्पोररी डायपोल फोर्सेस, क्योंकि आपको बस वो एक टेम्पोररी अट्रैक्शन चाहिए है, ताकि गेको एक तरफ जब स्टिक कर ले तो अपनी बाकी लेग्स को लेके आगे मूव कर सके, एंड देन इट कैन कीप गोइंग एंड डूइंग दैट टू मूव ऑन फॉरवर्ड्स। सो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस सिर्फ केमिस्ट्री में काम नहीं आएंगी, आपको लिजर्ड्स को देखने में भी काम आएंगी। ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। वी हैव डन अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे तो विल स्टार्ट ऑफ विद स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो रुक सकते हो, पूछ सकते हो। इफ नॉट तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मिशाल ने क्वेश्चन भेजा हुआ है, आई एम गोइंग टू आस्क, आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट ओवर हियर पहले। अल्लाह हाफिज सारिम, admit all of the A2 students and